Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्गरनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है, इसके चैप्टर नंबर 13 थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर के नाम पे गौर करें तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमारे दो अहम पोर्शंस हैं जिनको हमने कवर करना है। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन को हम कवर करेंगे, उसके बाद हम थर्मो रेगुलेशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन लफ्ज़ के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसमें ये जो चार लफ्ज़ हैं, जो फर्स्ट फोर लेटर्स हैं, ऑस्मो जो है जिससे ऑस्मो बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है दो चीज़ों को, एक वाटर और दूसरा सोल्यूट्स। एक वाटर को और दूसरा सोल्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स, वाटर और सोल्यूट्स जो हैं, इसके हवाले से इसी से मुंसलिक एक लफ्ज़ हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, जिसको हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर डिटेल से देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसकी रिवीजन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वाटर का आपको पता है पानी को कहते हैं, सोल्यूट्स किसे कहते हैं। एक सोल्यूशन के स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को सोल्यूट कहते हैं और एक को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में वो चीज़ जो कि ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सोल्यूशन में वो चीज़ जो कि कम मिकदार के अंदर होती है उसे सोल्यूट कहते हैं। तो वाटर के हवाले से आपको पता है कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा, और सोल्यूट जो है वो सॉल्ट्स हो सकते हैं, सोल्यूट्स जो है वो आइंस हो सकते हैं, सोल्यूट्स जो हैं वो और मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ओस्मो जो लफ्ज़ है ये वाटर और सोल्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है स्टूडेंट्स? ऑस्मो रेगुलेशन जो है इसका मतलब ये है कि हमने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को और सोल्यूट्स के लेवल को मेंटेन करना है। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। ऑस्मो रेगुलेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आपने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है तवाजुन बरकरार रखना, कंट्रोल करना चीज़ों को, ऑफ द बैलेंस। बैलेंस तवाजुन को कहते हैं, ऑफ वाटर पानी के, एंड सोल्यूट्स और सोल्यूट्स की, इन द बॉडी फ्लूइड्स। अब स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड्स से मुराद क्या है? बॉडी फ्लूइड्स से मुराद हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लिक्विड चीज़ें मौजूद हैं उनको हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि ब्लड प्लाज्मा जो है स्टूडेंट्स, ये बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर मौजूद है, ये भी बॉडी फ्लूइड्स में आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है जो कि सेल के बाहर मौजूद है, ये भी इसी की कैटेगरी के अंदर आ जाता है बॉडी फ्लूइड्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, वो भी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आता है। तो हमारी बॉडी की जितने भी फ्लूइड्स हैं, इन तमाम को मिलाकर हम बॉडी फ्लूइड्स कह देते हैं। इन तमाम फ्लूइड्स के अंदर वाटर को और सोल्यूट्स के स्टूडेंट्स लेवल को बरकरार रखना, इस प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी अहमियत क्या है? बरकरार क्यों रखा जाता है वाटर और सोल्यूट्स को? अब स्टूडेंट्स, इट इंश्योर्स, अब ये बात यकीनी बनाता है दैट द बॉडी फ्लूइड्स, के जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, डू नॉट बिकम टू डाइल्यूट, कि वो बहुत ज़्यादा पतले ना हो जाएं, और टू कंसनट्रेटेड, और वो बहुत ज़्यादा गाढ़े भी ना हो जाएं। अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा हो गया तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि बॉडी फ्लूइड्स डाइल्यूट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। और अगर बॉडी फ्लूइड्स में पानी कम हो गया, सॉल्ट ज़्यादा हो गए, तो स्टूडेंट्स होगा क्या? सॉल्ट ज़्यादा हो गए या सोल्यूट ज़्यादा हो गए तो वो कंसनट्रेटेड हो जाएंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है इस बात को यकीनी बनाता है कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा पतले हों और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़े हों। अब स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों ज़रूरी है? बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो ना ज़्यादा डाइल्यूट होना, ना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होना, ये क्यों ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल, ये लाजमी है फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं। तो प्रोसेसेस जो हैं स्टूडेंट्स कामों को कह रहे होते हैं, ऐसे काम जो कि हमारी बॉडी कर रही होती है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से मुराद ये है कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हो रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, इसमें क्या शामिल है? इसमें मेंटेनिंग, बरकरार रखना प्रॉपर ब्लड प्रेशर, बाकायदा ब्लड प्रेशर को बरकरार रखना। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वाटर कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी वजह से आप देखिए ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को भी क्या करता है? मेंटेन करता है।
और हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म किसी भी जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस तरह ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। तो ये क्यों जरूरी है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, जिसमें शामिल है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। तो आपने इसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रखने। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर रिकॉलिंग के टाइटल से दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है ऑस्मोसिस और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को हम फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो कवर कर चुके हैं। ऑस्मोसिस को जो है वो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर किया था। मैं आप लोगों को जो है वो उसको दोबारा से बता देता हूँ। ऑस्मोसिस होता क्या है? स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर के अंदर एक लफ्ज़ पढ़ा था टॉनिसिटी। टॉनिसिटी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस का मवाजना कर रहे होते हैं ना, तो उन सॉल्यूशंस का मवाजना करते वक्त जब हम सोल्यूट्स की आपसी मिकदार को देख रहे होते हैं तो इसे हम टॉनिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक कप है पानी का और एक मेरे पास ग्लास है पानी का। कप आपको पता है छोटा होता है, उसके अंदर पानी कम आएगा, ग्लास बड़ा है उसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने 2 चम्मच नमक लेके कप के अंदर हल कर दिया, 2 चम्मच ही नमक मैंने ग्लास के अंदर हल कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो कप जो है वो छोटा है, ग्लास बड़ा है। अब नमक की मिकदार मैंने सेम ऐड की है, लेकिन अगर आप इन दोनों का मवाजना करें तो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो किसके अंदर ज़्यादा है? स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन का हरगिज़ मतलब जो है वो मिकदार नहीं होता। कंसंट्रेशन जो है अगर आप इसको देखें तो इस कंसंट्रेशन को केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स की जो तादाद है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स चूंकि कप का वॉल्यूम जो है वो क्या है, कम है, तो स्टूडेंट्स अगर आप कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन जो है किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही है। अब स्टूडेंट्स कप का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम है, तो कप के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कप है और एक ग्लास है। कप के अंदर भी मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, ग्लास के अंदर भी मैंने 2 चम्मच नमक हल किया। अब स्टूडेंट्स नमक जो है वो उसकी मिकदार सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब कप का वॉल्यूम कम है तो वहां पे नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जबकि ग्लास का वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे नमक की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जब इस तरह से हम सोल्यूट्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम टॉनिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स टॉनिसिटी के लिहाज से जब हम सॉल्यूशंस को देखते हैं तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स अगर उसी आप कप को और ग्लास को जो है वो कंपेयर करें तो कप के अंदर जो है वो पानी कम था, 2 चम्मच नमक था, ग्लास के अंदर पानी ज़्यादा था, उसके अंदर भी 2 चम्मच नमक है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि जो कप है उसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, उसके अंदर नमक की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो कप वाला जो सोल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक। जबकि जो ग्लास वाला सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें ज्यादा सोल्यूट मौजूद होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सोल्यूट की जब हम बात करेंगे तो हम उसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे, और कंसंट्रेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है। जिस जिस तरह जो मैंने आपको एग्जांपल दी कप और ग्लास के, उसमें जो ग्लास है वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सोल्यूट्स की मिकदार जो है वो तकरीबन बराबर होती है, ठीक है। उसकी जो कंसंट्रेशन है जो तकरीबन क्या होती है, बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स ये 3 टर्म्स जो हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग इस बेकर के अंदर देखें, सबसे पहले आपने इस बेकर के ऊपर गौर करना है। स्टूडेंट्स दरमियान में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है। इस मेम्ब्रेन के पास स्टूडेंट्स सिर्फ ये सलाहियत है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देगी, इसके अंदर से किसी किस्म का कोई सोल्यूट का मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पानी और यहाँ पे भी पानी का लेवल बराबर है, और यहाँ पे अगर आप देखें जो आपको नजर आ रहे हैं पर्पल कलर के, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हैं या ज्यादा हैं, ठीक है, आपने बताना है यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं कि यहाँ पे ज्यादा हैं। तो आप फौरन से बताएंगे कि सर यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम है और यहाँ पे ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स देखें तो वो कम है, और यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज्यादा हैं। अगर स्टूडेंट्स आप वाटर की कंसंट्रेशन का कंपैरिजन करें, चूंकि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके ऑपोजिट होगी ना। और यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। ऐसे ही है ना। अब स्टूडेंट्स
आपको पता है कि जहाँ पे सोल्यूट जो है वो कम होता है, ये कौन सा सोल्यूशन है स्टूडेंट्स? इस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस सोल्यूशन को हम किसका नाम देते हैं? सोल्यूशन को हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो वाटर है, ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। ऐसे ही है ना, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? ज़्यादा है। और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो पानी जो है स्टूडेंट्स, वो इस सेमी परमिएबल को क्रॉस करके यहाँ से इस साइड पर जो है वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 3 डेफिनेशंस बताई थी ऑस्मोसिस की। दूसरी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी डेफिनेशन है, अब अगर आप सोल्यूट के हिसाब से देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सॉल्ट है जो कम है और यहाँ पे सॉल्ट क्या है? ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स मैं अक्सर सॉल्ट और सोल्यूट को जो है वो मतबादिल इस्तेमाल करना, क्योंकि सॉल्ट जो है वो असल में सोल्यूट ही है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें सोल्यूट की तादाद कम है और यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो अगर आप पानी की मूवमेंट देखें सोल्यूट के लिहाज से, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है। ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है एक ऐसे इलाके से जहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम है, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है। तीसरी डेफिनेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस के बाद यहाँ पे पानी जो है वो इस साइड पे मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखें। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स? चीजों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के आर पार। और स्टूडेंट्स ये जो डिफ्यूजन है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, ये हमेशा होती है फ्रॉम अ मोर डाइल्यूट। मोर डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होगा? उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। टू अ लेस डाइल्यूट हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, ये हमेशा मोर डाइल्यूट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाटर ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा डाइल्यूट है, और यहाँ पे वाटर कम है तो ये कम डाइल्यूट है। तो मोर डाइल्यूट, जिसको आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह सकते हैं, वहां से हमेशा वाटर मूव करता है लेस डाइल्यूट, जिसको आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप यहाँ पे देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसी भी सोल्यूशन का इज अ मैयर, वो उसकी पैमाइश हम करते हैं। किसी भी सोल्यूशन में जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को देखना होता है ना, हम पैमाइश करते हैं किस चीज़ की? उसकी सलाहियत की, ऑफ इट्स टेंडेंसी टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। किसी भी सोल्यूशन की सलाहियत जिसके जरिए वो पानी को ऑस्मोसिस के जरिए अपने अंदर लेता है, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मुझे बताएं कि पानी को कौन सा सॉल्यूशन अपने अंदर ले रहा है? पानी जो है क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव कर रहा है? तो फौरन से बताएंगे कि सर पानी जो है वो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की वो सलाहियत होती है जिसकी बुनियाद पे वो पानी को अपने अंदर ऑस्मोसिस के जरिए लेती है। तो स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से जो पानी है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है? मूव करता है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमने आगे 12 मरतबा इस्तेमाल करनी है। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अच्छी तरह से ग्रैब कर लेना है, इनको अच्छी तरह से समझना है, और ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे हमने इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को जो है वो कवर करने हैं। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ से आपसे बोर्ड में जो है वो सिर्फ सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही है, वो आपसे पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो आपने इनकी जो है वो डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद करना है। आपने सारा सारा पैराग्राफ जो बुक में लिखा हुआ है वो आपने हरगिज याद नहीं करना, जितना मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने उसी को मार्क करके उसी को तैयार करना है। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जानदारों के ओस्मो रेगुलेशन करने की सलाहियत की बुनियाद पर जो एनिमल्स हैं उनको हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक को हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये जो लफ्ज़ ऑस्मो है ये वाटर और सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
रेगुलेटर का मतलब होता है बरकरार रखना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना। कन्फॉर्मर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? कन्फॉर्मर जो है इसको आप समझ लें मैच, इसका मतलब होता है मैच करना। मैच करने का मतलब क्या होता है कि एक जैसा हो जाना। ऑस्मो कन्फॉर्मर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर को और सोल्यूट्स को मेंटेन नहीं करते, बल्कि ये अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट में वाटर कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो ये अपने अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की जो कंडीशन है उसको जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे स्टूडेंट्स एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर की और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, चाहे बैरूनी माहौल में जिस मर्जी तरह की तब्दीलियां आती रहें, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स को एक नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है, आप लोगों ने इसका डिफरेंस इसी तरह से लिखना है जिस तरह मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके डेफिनेशन है, यहाँ पे देखें, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आर द एनिमल्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे जानवर हैं विच अलाउ, जो कि इजाजत देते हैं, द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स। अब इसका क्या मतलब है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि वाटर और सोल्यूट्स के मिकदार, ठीक है, वाटर और सोल्यूट्स की मिकदार जो कि उनके बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद है। बॉडी फ्लूइड्स में आपको बता चुका हूं कि ब्लड प्लाज्मा हो सकता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर स्टूडेंट्स जो वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है उसको क्या करना स्टूडेंट्स, उसको जो है ये मैच कर लेते हैं, बिल्कुल जो है वो एक जैसा कर लेते हैं देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के एतबार से। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मतलब है वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बिल्कुल अपने माहौल के हिसाब से जो है वो मैच कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे देखें, दे कैन नॉट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन देयर बॉडीज। ये अपनी बॉडीज में हरगिज वाटर और सोल्यूट्स की जो तादाद है उसको मेंटेन नहीं करते। ठीक है, आपने इस पॉइंट को याद रखना है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये इसके उल्ट हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं स्टूडेंट्स ये ऐसे एनिमल्स हैं डैट कैन रेगुलेट, जो कि मेंटेन करते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं किसको, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन बॉडी फ्लूइड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सोल्यूट्स की जगह पे आप ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया कि ये दोनों एक ही चीज है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लिख लें या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट लिख लें। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। दे कैन मेंटेन कांस्टेंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, दे कैन मेंटेन, ये मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, कांस्टेंट मुस्तकिल इंटरनल कंसंट्रेशंस, अपनी अंदरूनी मिकदारों को, जो इनके अंदर वाटर और सोल्यूट की मिकदार है ये उसको मुस्तकिल मेंटेन कर सकते हैं, डिस्पाइट के बावजूद चेंजिंग कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, माहौल में चाहे इसकी जितनी मर्जी तब्दीलियां आए इसके बावजूद ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, एमसीक्यू उसके हवाले से पूछी जा सकती हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स। मेरीन स्टूडेंट्स हम समुद्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो वो तमाम समुद्र में रहने वाले ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो सारे के सारे क्या हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। ठीक है, तमाम समुद्री गैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ फ्रेश वाटर जो है ताज़ा पानी को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मरीन और फ्रेश वाटर में फ़र्क क्या होता है? मरीन वाटर जो है स्टूडेंट्स ये हाइपरटोनिक होता है। आपने सुना होगा ना, समुद्र के अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नमकियात बहुत ज़्यादा होती है, तो समुद्र का जो पानी है वो हाइपरटोनिक है। जबकि फ्रेश वाटर जो ताज़ा पानी जो है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक होता है। इसके अंदर जो सोल्यूट्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कुछ ताज़ा पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये भी इसी की एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ समुद्र में रहने वाले वर्टिब्रेट्स जैसे कि हैगफिशेस, उसके बाद शार्क्स और उसके बाद रेज। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैगफिश की आपको डायग्राम शो हो रही है, ये हैगफिश है, उसके बाद ये आपको शार्क नजर आ रही है और उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको रे नजर आ रही है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये क्या हैं, ये समुद्र के अंदर रहने वाले जानदार हैं और ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। इसके एग्जांपल कॉस्मो कन्फॉर्मर्स के कितनी एग्जांपल्स हैं, 3, ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर,
इनवर्टिब्रेट्स और उसके बाद सम मैरीन वर्टिब्रेट्स, इसमें हैगफिशेस, शार्क्स और रेज आती हैं। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, एक्वेटिक कहते हैं पानी में रहने वाले, अब पानी में रहने वाले से स्टूडेंट्स मुराद जो है वो समुद्र में रहने वाले भी हो सकते हैं और ताज़ा पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पानी में रहने वाले एंड टेरेस्ट्रियल, और खुश्की में रहने वाले जो ज़्यादातर जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। तो आपने इनके एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद रखना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जानदारों को जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के हवाले से किन किन मसाइल का सामना होता है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको वो इख्तियार करते हैं ताकि वो वाटर कोर्स सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।